वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ आपके हिस्ट्री के 4th सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आप लोगों के 4th सेमेस्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बना दी हैं एंड दोस्तों आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं। तो प्लीज़ गाइस, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस कीजिए बिकॉज आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है। दोस्तों चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड फटाफट से देख लेते हैं कि आज हम किस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पेपर राइट नाउ आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो भी नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल या मैसूरू में ब्रिटिश ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की। दो लोगों को बताना है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल या मैसूरू दोनों में से एक के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता कैसे स्थापित की। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बंगाल से रिलेटेड सारे पॉइंट अच्छे से कवर कराने वाली हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों के साथ मैसूर वाले पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करूँगी। दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके एग्जाम में चाहे बंगाल के बारे में पूछा जाए चाहे मैसूरू के बारे में पूछा जाए, आप लोग इजीली दोनों क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। दोस्तों चलिए फटाफट से 1 बाय 1 करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास में भी बंगाल का विशिष्ट स्थान है। सिकंदर के आक्रमण के समय बंगाल में गंगारिदिया नाम का साम्राज्य था। गुप्त तथा मौर्य सम्राटों का बंगाल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में शासक बंगाल नरेश बना। कहा जाता है कि उसने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर पूर्वी भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बाद गोपाल ने सत्ता संभाली और पाल राजवंश की स्थापना की। पालों ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया और 4 शताब्दियों तक राज्य पर राज किया। पाल राजाओं के बाद बंगाल पर सैन राजवंश का अधिकार हुआ जिसे दिल्ली के मुस्लिम शासक ने परास्त किया। 16वीं शताब्दी में मुगल काल के प्रारंभ से पहले बंगाल पर अनेक मुसलमान राजाओं और सुल्तानों ने शासन किया। मुगलों के पश्चात आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय तथा अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों के आगमन से प्रारंभ होता है। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया जब अंग्रेज़ों ने पहल बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए। सन 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला और तेजी से भड़क उठी, जिसके कारण 1947 में देश की आज़ादी और विभाजन दोनों एक साथ हुए। 1947 के बाद देसी रियासतों के विलय का काम शुरू हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की सिफारिश के अनुसार पड़ोसी राज्यों की कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया।
सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन को मेंशन करना है। दोस्तों हमारा जो बंगाल है उसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है एंड दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें वन बाय वन करके एक्सप्लेन करनी है कि बेसिकली बंगाल के इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ है। आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। होप से आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा गाइस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य जिसने कभी भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित किया था मूल रूप से पतन की स्थिति में था, क्योंकि देशी और यूरोपीय राज्यों ने अपने स्वयं के राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के ठिकानों को तराशने का प्रयास शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इन प्रतिस्पर्धी शक्तियों में से एक थी। व्यापारिक वर्चस्व के लिए फ्रांसीसी से युद्ध करते हुए ये एक साथ स्थानीय राजनीति में विशेषकर बंगाल में भारत के सबसे अमीर प्रांत में एक शक्ति के रूप में शामिल होने लगी थी। सो दोस्तों जिस टाइम की यहाँ पे बात की जा रही है वो थी हमारी 18वीं शताब्दी। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड की थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि 18वीं शताब्दी के आते आते जो मुग़ल साम्राज्य है उसका पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे अब जो भी मुग़ल है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे। उनको कोई लेना देना नहीं था कि उनके साम्राज्य में कौन घुस रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो दोस्तों ये एक ऐसा टाइम था जब बाहर की जो शक्तियाँ थी यानी कि जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना भारत की राजनीति में अपने आप को एक शक्ति के रूप में बनाया जाए और इन एक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया जाए। और दोस्तों इसी के लिए काफ़ी सारे लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे और इसी में से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिशर्स की थी, जिसने एक शक्ति के रूप में अपना विशेष स्थान बना लिया था बंगाल के अंदर। सो बंगाल उस टाइम पे भारत का सबसे अमीर प्रांत था, जिसके अंदर लोग घुसना चाहते थे, ब्रिटिशर्स घुसना चाहते थे ताकि वहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित किया जा सके। सो दोस्तों अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो सबसे पहले काम किया वो था प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी का युद्ध ही वो युद्ध था जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल के अंदर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। सो दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं प्लासी के युद्ध के बारे में ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनकी फ्रांसीसी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में क्लाइव की जीत ने अंग्रेज़ों को भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सैनिक शक्ति बना दिया था। सो दोस्तों यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बारे में बताया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आप लोगों को ये डेट ज़रूर ध्यान रखनी है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इस पॉइंट को अपने आंसर के अंदर मेंशन करेंगे तो ये डेट आप लोगों को ज़रूर मेंशन करनी है। तो दोस्तों 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई, जिसके अंदर जो ब्रिटिश सेना थी उसकी जो अगुवाई की थी वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये जो युद्ध लड़ा गया था प्लासी का, ये लड़ा गया था बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो दोस्तों ये युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण थे इस युद्ध के, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखने वाले हैं। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी के युद्ध के कारण। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कुछ समय से कंपनी के साथ विवाद में थे। प्लासी के युद्ध से एक साल पहले जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश को अंग्रेज़ों ने नहीं माना। इससे गुस्साए नवाब सिराजुद्दौला ने मई 1756 में फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के किले पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजी गवर्नर को अपनी बीवी बच्चे के साथ भागकर
फुल्ता नामक एक द्वीप में शरण लेनी पड़ी। कोलकाता की अंग्रेजों की बची कुची सेना को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर और मानिकचंद के जिम्मे कलकत्ता को सौंपकर नवाब सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। ऐसी विकट परिस्थितियों में एक दिन ब्लैक होल वाली दुर्घटना हो गई, जिसने अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के संबंधों को और भी खराब कर दिया। कहा जाता है कि ब्लैक होल दुर्घटना में 146 अंग्रेज, जिनमें स्त्री और बच्चे भी थे, को फोर्ट विलियम की कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने के कारण 146 में से 123 लोगों की मौत हो गई थी। सो दोस्तों, ये सारे कारण थे हमारे जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके। बेसिकली गाइस, जो सबसे पहला कारण था वो ये था कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो ये चाहता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसके अनुसार चलें, उसके कहने के मुताबिक काम करें। इसलिए सिराजुद्दौला ने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो फोर्ट विलियम किले को नष्ट कर दें, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फोर्ट विलियम किला अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जब अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला की इस बात को नहीं माना और फोर्ट विलियम किले को नष्ट नहीं किया, तो सिराजुद्दौला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसको लगा कि अंग्रेज़ उसकी बात नहीं सुन रहे हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके बाद 1756 में फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने और उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया, जिसके बाद उन्होंने फोर्ट विलियम किले को तो जीत लिया, लेकिन उस टाइम पे जो अंग्रेज़ी सेना थी उसके काफ़ी सारे लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और उनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद, सारे काम को करने के बाद सिराजुद्दौला अपनी राजधानी लौट गया, लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसे कहते हैं ब्लैक होल की दुर्घटना। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध का सबसे बड़ा कारण ब्लैक होल दुर्घटना ही थी, क्योंकि इसी की वजह से प्लासी का युद्ध हुआ था। बेसिकली गाइस, इस दुर्घटना के अंदर हुआ ये था कि जब फोर्ट विलियम किले पर जो सिराजुद्दौला था उसने आक्रमण किया था, तो वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। इनके अंदर औरतें, बच्चे, काफ़ी सारे लोग थे। तो बंदी बनाए हुए इन लोगों को जो फोर्ट विलियम था उसकी एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया, और काल कोठरी में बंद करने के बाद जो लोग काल कोठरी के अंदर थे उनको ना तो खाना दिया गया ना पानी दिया गया, जिसके कारण कुछ दिनों में ही दम घुटने के कारण 146 लोगों में से 123 की मौत हो गई। जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो उनको लगा कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत हुई है। उनके खुद के लोगों को जान गंवानी पड़ी, क्योंकि जो बंगाल का नवाब था वो चाहता था फोर्ट विलियम किले को जीतना। तो दोस्तों, ये जो दुर्घटना थी, इसने जो ब्रिटिशर्स थे और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके रिश्तों को बिल्कुल ख़राब कर दिया। और इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स जीत गए और जो सिराजुद्दौला था वो हार गया। तो दोस्तों, इस तरीके से प्लासी के युद्ध के ये कारण रहे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा प्लासी के युद्ध के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव पड़े, चलिए फटाफट से हम ये देख लेते हैं। प्लासी में अपनी जीत के बाद क्लाइव को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तथा अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया, क्योंकि प्लासी के युद्ध में उसने सिराजुद्दौला को धोखा देकर ब्रिटिश विजय को सुनिश्चित किया था, परंतु वह एक कठपुतली शासक से अधिक नहीं था। ये युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के नियंत्रण के लिए औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। अंग्रेज़ों ने अब नवाब का राज्य खत्म कर दिया था। अंग्रेज़ों को व्यापार से बहुत अधिक राजस्व मिला। ब्रिटिश ने इस राजस्व का इस्तेमाल अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने अन्य यूरोपियन भारत से बाहर निकाल दिया। ये एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का संकेत था।
सो दोस्तों, प्लासी के युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े। गाइस, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बताई कि प्लासी के युद्ध के काफ़ी सारे प्रभाव पड़े, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अब जो बंगाल था वहाँ पे जो ब्रिटिश सत्ता थी उसकी स्थापना होनी शुरू हो गई थी। प्लासी के युद्ध के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, उनको बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा जो नया नवाब बनाया गया बंगाल का वो था मीर जाफर। दोस्तों, मीर जाफर सिराजुद्दौला का कमांडर था, जिसने सिराजुद्दौला को युद्ध के टाइम पे धोखा दिया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध को हार गया था। तो मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने यही वादा किया था कि अगर वो सिराजुद्दौला को धोखा देता है तो अंग्रेज़ उसे बंगाल का अगला नवाब बना देंगे, और ऐसा होता भी है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है, लेकिन इस टाइम पर आकर जो बंगाल का नवाब था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की एक कठपुतली बनकर रह गया था। तो इस तरीके से प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता थी उसकी स्थापना होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है। प्लासी के युद्ध से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट को अच्छे से दिमाग के अंदर रखना है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है बक्सर का युद्ध। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल के अंदर अपनी सत्ता तो स्थापित कर ली थी, लेकिन अभी भी उनकी सत्ता ज़्यादा नहीं फैली थी। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के भी काफ़ी सारे कारण हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बंगाल में प्लासी के युद्ध के प्रमाण स्वरूप मीर जाफर नवाब बन चुका था, लेकिन वे शांति से नहीं रह सका। भारी मात्रा में धन और भूमि अंग्रेजों को देने के कारण मीर जाफर के सम्मुख अनेक राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं उपस्थित हो गई। मीर जाफर नाम मात्र का नवाब बनकर रह गया था। सत्ता या शक्ति क्लाइव के हाथों में थी। धन के अभाव में सैनिक विद्रोह कर रहे थे। किश्तों को देने के लिए अंग्रेज दबाव डाल रहे थे। डचों का भी भय था, किंतु उन्हें क्लाइव ने पराजित कर दिया था। सन 1760 में मुगल सम्राट आलमगीर का पुत्र और अवध का महमूद कुलीन खान क्लाइव से पराजित हुआ। इस घटना के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता के दक्षिण भूमि दे दी थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम, जो कि उसका दामाद था, को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जिसके बाद 1764 में मीर जाफर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु इस युद्ध में मीर जाफर बुरी तरह से पराजित हुआ। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन प्लासी के युद्ध के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अधिकार अंग्रेज़ों के पास चले गए थे, अंग्रेज़ों को मिल गए थे, जिसके कारण जो मीर जाफर था वो अपना शासन सही से नहीं चला पा रहा था। उसको काफ़ी सारी राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हो रही थी। इसके अलावा वो ये चीज़ भी समझ रहा था कि उसके पास कोई भी वास्तविक शक्ति नहीं है। जितनी भी शक्ति या सत्ता थी बंगाल की, वो सारी की सारी उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव के पास थी, जो कि बंगाल का राज्यपाल बन चुका था। तो इस चीज़ को देखते हुए जो मीर जाफर है, उसको ये लगा कि क्यों ना अपनी सत्ता को बंगाल में सही से स्थापित किया जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। मीर जाफर ने काफ़ी सारी कोशिशें की, उसने दक्षिण की भूमि भी अंग्रेज़ों को सौंप दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को, जो कि उसका दामाद था, को बंगाल का नवाब बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी कारण जो मीर जाफर था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और 1764 में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध के अंदर जो ये तीनों थे ये बुरी तरीके से पराजित हुए और इस युद्ध के अंदर भी ब्रिटिशर्स की विजय हुई। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे
एक चीज़ को ध्यान रखिएगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी नेम्स यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे हैं, मीर जाफ़र या फिर ये जो आ रहा है मीर कासिम, ये सारे नेम्स आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है लेकिन मैं आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर देती हूँ गाइस। अभी मैंने आपको ऊपर जो बताया वो मैंने आपको बताया सिराजुद्दौला के बारे में, जो कि बंगाल का अंतिम नवाब था। लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक और नाम देखा जो कि था शुजाउद्दौला। दोस्तों ये जो था ये अवध का नवाब था। तो दोस्तों आप लोग नेम्स के अंदर प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, नेम्स को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों ये हो गया हमारा बक्सर की युद्ध से रिलेटेड पॉइंट। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बक्सर के युद्ध के कारण। कौन है? बक्सर के युद्ध के कारण। सो दोस्तों बक्सर के युद्ध के क्या क्या कारण थे ये आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना है अपने क्वेश्चन के आंसर में। सो दोस्तों जो पहला कारण था वो था मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेज़ों को खतरा। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि अयोग्य व्यक्ति यदि नवाब बनेगा तो उनके नियंत्रण में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम योग्य निकला। अंततः अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को भी हटाने का निश्चय किया। सो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ ऊपर बताई कि मीर कासिम नवाब तो बन गया था, लेकिन अब उसको ये चीज़ समझ आ गई थी कि जो बंगाल है उसके ऊपर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है। जो भी वास्तविक शक्ति है वो सारी ब्रिटिशर्स के पास है। और यही चीज़ अंग्रेज़ों को भी रियलाइज़ हो गई थी कि मीर कासिम जिसको उन्होंने नवाब बना दिया था वो कोई पागल व्यक्ति नहीं था, वो एक अक्लमंद व्यक्ति था और वो अपनी सत्ता को खुद चलाना चाहता। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे और वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई अयोग्य व्यक्ति बंगाल का नवाब बने ताकि वो कोई भी काम करें, यानी कि ब्रिटिशर्स कोई भी काम करें उसके अंदर वो कोई भी बाधा उत्पन्न ना कर पाए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पहले पॉइंट को ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है गाइस हमारा अंग्रेज़ों का अवैध व्यापार। 1757 की भांति कंपनी के भ्रष्टाचार अवैध व्यापार में लगे थे। अपने नाम से वह देसी व्यापारियों का माल बिना चुंगी के भेजने लगे थे। प्रत्येक चौकी पर अंग्रेजी भारतीयों की नौका को रोककर विलंब कराते थे और उससे रिश्वत मांगते थे। बिना अनुमति कारखाना, सैनिक तथा किलों की संख्या बढ़ा दी गई। मीर कासिम ने ये सब रोकने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी बात नहीं मानी। अंततः आवश्यक हो गया कि पहले मीर कासिम ने अवैध व्यापार को रोकने के लिए कंपनी से वार्ता की, परंतु ना मानने पर विभिन्न चौकियों पर माल की जांच पड़ताल आरंभ की। इस पर भी अंग्रेज ना माने तो देशी व्यापारियों की वस्तु पर से भी उसने चुंगी समाप्त कर दी। इससे कंपनी के भ्रष्ट आय रुक गई। अब कंपनी के कर्मचारी मीर कासिम को हटाने की मांग करने लगे। सो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो अंग्रेज़ थे वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति बंगाल का नवाब बने जो उनके गलत कामों के अंदर किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न ना करे। क्योंकि दोस्तों बंगाल के अंदर जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी सारे भ्रष्टाचारी काम करते थे, काफ़ी सारे व्यापार करते थे उसके अंदर भ्रष्टाचार करते थे। जैसे कि वो यहाँ से जो माल बाहर बेचते थे उसके ऊपर चुंगी नहीं देते थे, यानी कि कर नहीं देते थे, तथा बाहर से जो सामान इंडिया के अंदर मंगाया जाता था उसके ऊपर ज़्यादा कर लगाया जाता था, तथा वो हमारे देश के बने हुए जो सामान थे, जो नौकाएं थी जो बाहर सामान लेकर जाती थी उनको भी रोकते थे तथा उनसे रिश्वत मांगते थे। इस तरीके से काफ़ी सारे गलत काम ब्रिटिशर्स द्वारा उस टाइम पे बंगाल के व्यापार के अंदर किए जा रहे थे, जिसको मीर कासिम रोकना चाहता था, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो उसकी बात नहीं मान रहे थे। इसी सब को देखते हुए मीर कासिम ने सोचा कि क्यों ना वो सारी जगह से कर को समाप्त कर दे ताकि जो उनकी भ्रष्ट आय है वो रुक जाए। जब उसने ऐसा कर दिया तो दोस्तों इस टाइम पे अब अंग्रेज़ों को ये लगा कि इसको अब हटाना पड़ेगा बंगाल के नवाब के पद से, ताकि यह अब किसी भी काम में बाधा उत्पन्न ना कर सके। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है। आई एम श्योर आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समझौते के प्रयत्न असफल। कंपनी ने मीर कासिम के पास
वंश भेजा। वेनेस्टाइड ने अवैध व्यापार की बात तो स्वीकार की तथा अवैध व्यापार न करने की बात मान ली, परंतु कलकत्ता काउंसिल ने समझौते को अस्वीकार कर दिया। समझौते को अस्वीकार कर अप्रत्यक्ष रूप से अवैध व्यापार का समर्थन किया। वास्तव में काउंसिल ने मीर कासिम को हटाने का निश्चय कर लिया था। इससे संघर्ष अनिवार्य हो गया। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एक समझौता भी करने की कोशिश की गई मीर कासिम के बीच में, जिसके लिए एक पर्सन को मीर कासिम के पास भेजा गया। इस पर्सन ने बताया कि जो अवैध व्यापार है ये हो रहा है, इस बात को उसने स्वीकार किया और उसने ये भी वादा किया कि जो अवैध व्यापार है उसको रोका जाएगा। लेकिन जो कलकत्ता काउंसिल थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की कलकत्ता में काउंसिल थी, उसने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि अवैध व्यापार नहीं रोका जाएगा और उन्होंने ये कहा कि जो मीर कासिम है उसका हटना निश्चित है, अनिवार्य है। दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, यानी कि जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, वो है सम्राट मीर कासिम और सिराजुद्दौला के संयुक्त प्रयास। बंगाल से भागकर मीर कासिम बिहार और फिर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास गया। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम भी अवध में उपस्थित थे। तीनों ने मिलकर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष करने का निश्चय किया। मीर कासिम ने इस युद्ध के लिए 11 लाख रुपए प्रति मास अवध को देने का वचन दिया। अंग्रेज इस संयुक्त प्रयत्न को देखकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोस्तों जो मीर कासिम था, जब उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया तो वो भाग कर बिहार और उसके बाद अवध गया। अवध जब वो पहुंचा तो वहाँ पे जो अवध का नवाब था, जिसका नाम था शुजा-उद-दौला, उसके पास गया और उस समय वहाँ पे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे। यानी कि ये 3 पर्सन थे। पहला था मीर कासिम, दूसरा था जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, और तीसरा था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। दोस्तों इन तीनों ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध किया जाए। इस युद्ध को करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी तैयारी की और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भी इस चीज़ की भनक लग गई कि ये तीनों मिलकर उसके खिलाफ युद्ध करने वाले हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध करने वाले हैं। इन तीनों को साथ में देखकर ब्रिटिशर्स ने भी अपने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और इस तरीके से बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके अंदर मीर कासिम हार गया, शुजा-उद-दौला भी हार गया और उसके अलावा जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, ये तीनों हार गए और जो ब्रिटिशर्स थे वो विजयी हो गए। तो बक्सर के युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद भी उतने अधिकार ब्रिटिशर्स को नहीं मिले थे बंगाल के अंदर, जितने अधिकार बक्सर के युद्ध के बाद मिले। तो दोस्तों चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है बक्सर के युद्ध के प्रभाव। दोस्तों पहला प्रभाव था राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक रूप से बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। इसमें कंपनी को एक संप्रभुत्व संपन्न शक्ति बना दिया। प्लासी का युद्ध एक साधारण झड़प थी, जबकि बक्सर में सैनिक कुशलता तथा वीरता का प्रदर्शन हुआ। अंततः अंग्रेजों की शक्ति की धधक स्थापित हो गई। इसके साथ ही कंपनी को उत्तर प्रदेश और पश्चिम सीमा प्रांत पर अधिकार मिल गया। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि प्लासी के युद्ध के बाद जो शक्ति नहीं मिल पाई थी ब्रिटिशर्स को, वो बक्सर के युद्ध के बाद मिल गई, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने अपनी असली कुशलता को दिखाया, अपनी असली वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके बाद अंग्रेजी शक्ति की धधक स्थापित हो गई और सबको ये चीज़ पता चल गई कि ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों ये हो गया हमारा पहला परिणाम। दूसरा है आर्थिक परिणाम। अंग्रेज़ों ने सदैव भ्रष्टाचार किया था। इस युद्ध की क्षतिपूर्ति में बंगाल से 50 लाख रुपए वसूल किए गए तथा बिना कर व्यापार का अधिकार मिलने से संपन्न बंगाल निर्धन बन गया। अंग्रेज़ों का भ्रष्टाचार भी अब पहले से बहुत बड़ा। बक्सर के युद्ध के बाद सेकंड पॉइंट के अंदर यही बताया गया है गाइस। बेसिकली बक्सर के युद्ध के बाद
दोस्तों हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको अब खुलेआम की परमिशन सी मिल गई। उन्होंने बंगाल के जो नवाब जिसने ये युद्ध लड़ा था मीर कासिम, इन सब से काफ़ी सारे पैसे भी वसूल किए। इसके अलावा जो बंगाल था उसके अंदर इन्होंने बिना कर चुकाए व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे जो बंगाल जो बहुत ज़्यादा अमीर प्लेस था उस टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा निर्धन हो गया और वहाँ पे जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके अंदर जो भ्रष्टाचार था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। सो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है भारत की सर्वोच्च शक्ति पराजित हुई। बक्सर का युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर, बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने का प्रभाव ये हुआ कि कंपनी की शक्ति और संप्रभुत्व को नवाब और जनता को स्वीकार करना पड़ा। इससे भारतीय शक्ति की प्रतिष्ठा गिरी और पतनशील हो गई। इस प्रकार कंपनी को सम्राट की स्वीकृति मिलते ही वह वैधानिक प्रधान और निर्णायक शक्ति बन गई। सो दोस्तों थर्ड जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि उन्होंने एक साथ 3 बड़ी शक्तियों को हराया था, एक तरफ बंगाल का नवाब, दूसरी तरफ अवध का नवाब, तीसरी तरफ मुगल सम्राट, ये तीनों उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़े नाम थे। जब ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया तो कहीं ना कहीं जनता, जो आम जनता थी, उसको भी ये पता चल गया कि ब्रिटिशर्स जो कह रहे हैं उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका कहा नहीं माना जाएगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और वो आम जनता को भी तंग करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसका ये परिणाम हुआ कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई और ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक शक्ति के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में अवैध शासन। 1765 के अगस्त महीने में स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्तीय अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बना रहने दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र थे। 1764 के बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम तथा अंग्रेजों के बीच संपन्न हुई। संधि के तहत कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त हुए तथा यहाँ से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दोस्तों बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। द्वैध शासन कहने का मतलब यह है गाइस कि अब बंगाल में 2 लोग मिलकर शासन चला रहे थे। पहले थे ब्रिटिशर्स, दूसरा था बंगाल का नवाब। जो बंगाल का नवाब था उसके पास कोई भी ज़्यादा बड़ी शक्तियाँ नहीं थी, उसके पास सिर्फ छोटी मोटी शक्तियाँ थी। जो वास्तविक शक्तियाँ थीं जैसे कि वित्तीय शक्ति यानी कि कर वसूली के अधिकार, ये सारे अधिकार ब्रिटिशर्स के हाथों में चले गए थे और इन अधिकारों की वजह से बंगाल में द्वैध शासन चलने लगा। यानी कि एक तरफ जो बंगाल का नवाब था उसका शासन चल रहा था, दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे उनका शासन चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। दीवानी अधिकार कहने का मतलब ये है गाइस कि अब बंगाल के अंदर जो भी वित्तीय रिलेटेड काम होगा, जो भी धन से रिलेटेड काम होगा, फिर चाहे वो कर वसूली हो, व्यापार हो, कर लगाना हो, ऐसे जितने भी काम थे, ये सारे काम अब अंग्रेज़ों के द्वारा किए जाएंगे। अंग्रेज जब चाहें जितना चाहें कर लगा सकते हैं और कर वसूल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट था। इस टाइम पर आकर पूरे बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया था और अब ब्रिटिशर्स की जो सत्ता थी वो बंगाल के अंदर स्थापित हो चुकी थी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। एंड दोस्तों लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष मेंशन करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को लिखना है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 18वीं शताब्दी में बंगाल राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान था तथा प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ने अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित कर ली थी।
होगी। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं सब पॉइंट्स को मेंशन करना है, क्योंकि यही सब पॉइंट आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो दोस्तों, सब्सक्राइब करना भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है चैनल को। एंड इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए इसी तरीके से बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।